जय हिंद। तो आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं लेवरेज के रेशियो। आपने ये पी रेशियो, आर ओ आई सी, आर ओ ई, आर ओ सी, ऐसे बहुत सारे रेशियोज, फाइनेंशियल रेशियोज आपने पढ़े होंगे। हर एक रेशियो का अलग अलग अपना इंटेंशन होता है कि कोई कुछ मेज़र करता है, कोई कुछ मेज़र करता है। ठीक है। लेकिन आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो लेवरेज का रेशियो, और ज़्यादातर यहाँ पर स्टॉक मार्केट जो आपको पढ़ाते हैं, जो भी कोर्सेज बेचते हैं या फिर कुछ भी, तो वो ये चीज़ को यहाँ पर आपको नहीं सिखाते, क्योंकि 99% लोगों को ये चीज़, ये जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में ही नहीं आता है। हालांकि ये जो है वो सीए और सीएफए और ये सब के सिलेबस के अंदर पूरा का पूरा एक चैप्टर्स होता है यहाँ पर, क्योंकि ये जो है वही डिसाइड करता है कंपनी। आपने देखा होगा कोई कंपनी जो है वो पहले अच्छा परफॉर्मेंस करती है जब उसका टाइम अच्छा चल रहा हो तो, लेकिन जब उसका टाइम बुरा आता है, जब बुरा समय आता है, तब वो कंपनियां बैंकरप्ट हो जाती है। आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनियां हैं जो बैंकरप्ट हो गई, जो ख़राब समय आया उसमें। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ? अभी आप कोविड में देखिए, कोविड में यहाँ पर एयरलाइंस और यहाँ पर सिनेमा है और उसकी अच्छी खासी पिटाई हो गई उसके स्टॉक्स में, बहुत ज़्यादा। जो नॉर्मली बाकी स्टॉक्स में होती है उससे कहीं ज़्यादा गुना यहाँ पर इनके उसमें हुई है। तो वो क्यों हुई है? तो वो सब चीज़ आपको तब पता चलेगी जब आप जो है वो लेवरेज को समझोगे। तो आज हम इस वीडियो में उसी लेवरेज के जो यहाँ पर रेशियोज है उनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, और मैं आपको पूरा समझाऊंगा, आपको लेवरेज समझाऊंगा, और उसके बाद आपको उस रेशियो को किस तरीके से देखना है, कितना अच्छा है कितना बुरा है, आपको किस तरीके से उसका आउटकम जो है वो जज करना है। तो पूरा चीज़ हम यहाँ पर डिटेल में सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं लेवरेज की। तो बाकी आपने तो देखा होगा कि डेट होता है, डेट टू इक्विटी देखा है, वो सब चीज़ें। तो यहाँ पर लेवरेज में यहाँ पर स्पेशल क्या है? तो यहाँ पर आपको पहले तो लेवरेज क्या है वो पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आपने जनरली स्टॉक मार्केट में आपने सुना होगा कि लेवरेज, मार्जिन, ये सब वर्ड आपने सुने होंगे, लेकिन बहुत सारा लोगों को यहाँ पर लेवरेज और मार्जिन के बीच का डिफरेंस नहीं पता है। तो मैं आपको पहले तो वो डिफरेंस क्लियर करता हूँ कि उसका यहाँ पर क्या होता है। सपोज़ करो कि आपके पास यहाँ पर 100 रुपये है, ठीक है, और आपके ब्रोकर आकर आपको बोलते हैं कि यार मैं आपको 900 रुपये से एक्स्ट्रा दूंगा, आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो। तो ये यहाँ पर आपको 100 रुपये आपके पास से ये 900 रुपये से उसने एक्स्ट्रा दिए, तो अब आपके पास टोटल कैपिटल कितना हो गया? 1000 रुपये का कैपिटल हो गया। तो जब आप अब ट्रेड करोगे तब तो 1000 रुपये से ट्रेड करोगे, लेकिन आपके पास पहले कितना था? 100 रुपये थे। एक्स्ट्रा जो आपको कुछ मिला समथिंग, जिसकी वजह से अब जो प्रॉफिट होगा, अब ब्रोकर ऐसा थोड़ी बोलेगा कि मेरे 900 रुपीज़ है तो उस पर प्रॉफिट हुआ तो उसका भी मैं, तेरे तो 100 रुपये ही थे तो 90% का प्रॉफिट मैं लेकर चले जाऊंगा, ऐसा थोड़ी होता है। अगर प्रॉफिट हुआ तो भी अपना और लॉस हुआ तो भी अपना। मतलब हमारा तो सिर्फ 100 ही रुपया था, लेकिन उसने अपने खुद के 900 रुपये एक्स्ट्रा दिया हमको ट्रेड करने के लिए, तो अब हमारा 1000 रुपये हो गया। तो हम 100 की यहाँ पर अपने कैपिटल से 1000 रुपये का ट्रेड करें तो एक्स्ट्रा जो हुआ वो हमारा होता है लेवरेज। ठीक है, और उसी कॉन्टेक्स्ट में अगर आप यहाँ पर देखें, तो अगर आपका ब्रोकर बोले कि अगर आपको 900 रुपये चाहिए तो आपको पहले 100 रुपये देने पड़ेंगे तो ही मैं यहाँ पर 900 रुपये दूंगा, तो ये 100 रुपये आपका क्या हुआ? आपका मार्जिन हुआ। ठीक है, तो ये हुआ। तो अगर आप ब्रोकर बोलेगा कि आप मैं 9000 रुपये दूंगा, अगर तो आपको यहाँ पर 1000 रुपये तो देने ही पड़ेंगे। तो ये 1000 रुपये क्या हुआ है? आपके यहाँ पर क्या हुआ है? मार्जिन हुआ। तो ये डिफरेंस होता है मार्जिन और लेवरेज का। यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है वो बताते हैं कि मार्जिन और लेवरेज एक ही होता है, वो एक नहीं होता। उसको जो देखने का कॉन्टेक्स्ट है यहाँ पर वो अलग होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर डिफरेंस क्रिएट करता है। अब ये तो आपको पता चल गया कि यहाँ पर कुछ तो हो रहा है जो हमारा प्रॉफिट और लॉस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करेगा। तो बिज़नेस जब हम करते हैं तो उसमें भी ये चीज़ यहाँ पर इंक्लूड हो जाती है। ठीक है, और ये जो है वो किससे आता है? एक फिक्स्ड कॉस्ट से यहाँ पर आता है। वो किस तरीके से, मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, सपोज़ करो कि आपका कोई बिज़नेस है जो कि यहाँ पर 100 रुपया, यहाँ पर आप उसने धंधा किया। ठीक है, और 100 रुपये के धंधे पे उसको लगा 50 रुपये का रॉ मटेरियल का खर्चा। तो उसके पास अब कितने रुपए का प्रॉफिट आया? 50 रुपये का प्रॉफिट आया। ठीक है, अब मुझे बताओ यहाँ पर 100 का, यहाँ पर वो 200 का यहाँ पर करता है। ठीक है, सेल। तो और उसका खर्चा ऑटोमेटिकली 100 हो जाएगा।
ठीक है, क्योंकि रॉ मटेरियल का जो खर्चा लगता है वो तो लगता ही है। तो अब उसका प्रॉफिट कितना हुआ, ठीक है, अब उसका प्रॉफिट हो गया 100। तो यहाँ पर कुछ आपको ऐसे देखोगे कि हाँ ये तो 50 का डबल हो गया 100, तो ये लेवरेज है। नहीं, ये लेवरेज नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि आपका यहाँ पर सेल बढ़ा है तो आपका यहाँ पर खर्चा भी बढ़ा है उतना, ठीक है, आपने उतने पैसे यहाँ पर ज़्यादा लगाए हैं, तो आपका ऑब्वियसली बात है कि आपको जो है वो यहाँ पर प्रॉफिट भी ज़्यादा दिखेगा। लेकिन जो एक्सटर्नल इफेक्ट है, आपने 100 लगाकर आप 1000 का प्रॉफिट करते, तो वहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा जो 900 का है वो आपको लेवरेज दिखना चाहिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ वो किस तरीके से लगता है। सपोज़ कीजिए अब यहाँ पर 10 रुपये का हम सैलरी लगा देते हैं कि एम्प्लॉय की यहाँ पर सैलरी लग जाती है। अब सैलरी थोड़ी चेंज होगी, आप चाहे 100 का धंधा करो या चाहे 10,000 का धंधा करो, सैलरी तो सेम ही रहेगी इन मोस्ट ऑफ केस, ठीक है। तो यहाँ पर सैलरी अगर सेम रहेगी तो अब उसका यहाँ पर प्रॉफिट कितना बचेगा, अब यह प्रॉफिट बचेगा 40 रुपया, ठीक है, 100 माइनस 60। अब यहाँ पर प्रॉफिट जो बचेगा 200 माइनस 100, 100, 100 माइनस 10, 90। अब यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर आपने सेल किया 100 का और वो यहाँ पर बढ़ के हुआ 200 रुपया। तो टेक्निकली जैसे आपका खर्चा भी 50 से बढ़कर 100 हुआ है, तो उसी तरीके से आपका प्रॉफिट भी फिर बढ़ के यहाँ पर 50 का लेकर 100, यानी कि अब 40 है तो 40 का लेकर 80 होना चाहिए। लेकिन ये 90 क्यों हो गया, ठीक है, ये 90 क्यों हुआ? ये 40 का डबल से थोड़ा सा ज़्यादा है। वो ज़्यादा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर एक फिक्स्ड कॉस्ट इंक्लूड है, ठीक है। तो चाहे आप सेल 100 का 200, 300, 400 बढ़ा लो, लेकिन जो कुछ यहाँ पर कॉस्ट होती है ना, वो यहाँ पर सेम ही रहती है। क्योंकि यहाँ पर देखिए, जब कंपनियाँ यहाँ पर फंड रेस करती है, कुछ पैसा लेती है, तो वो यहाँ पर आपने देखा होगा अलग अलग कंपनी के पास तरीके होते हैं। कुछ यहाँ पर इक्विटी डाइल्यूट करके लाते हैं, कुछ यहाँ पर लोन उठाते हैं। तो जो लोन उठाई है उसने, सपोज़ कीजिए, तो लोन के जो हफ्ते यहाँ पर इंटरेस्ट चुकाना है उसको, वो चाहे तुम बिज़नेस कितना भी करो या फिर ना भी करो, उतना तो वो चुकाना ही है। उसमें तो कुछ उसका है जा नहीं सकता, ठीक है। सैलरी, वो सैलरी तो उसको देनी ही पड़ेगी। अब वो निकाल दे एम्प्लॉयज़ को, वो बात अलग है, लेकिन अगर वो एम्प्लॉयज़ को नहीं निकालता है तो चाहे धंधा वो कितना गुना ज़्यादा करे या कितना कम करे, उसको कोई फ़र्क पड़ेगा? सैलरी तो जितनी देनी है उतनी ही देनी है। तो ये सब होता है एक फिक्स्ड कॉस्ट। तो ये फिक्स्ड कॉस्ट से आपका जो है वो पूरा बिजनेस कितना प्रॉफिट जनरेट करेगा, प्रॉफिट में फ्लक्चुएशन कितना आएगा, अगर अच्छी कंडीशन रही तो कितना ज़्यादा प्रॉफिट बढ़ेगा, और कंडीशन ख़राब रही तो कितना प्रॉफिट कम आएगा। तो वो यहाँ पर डिटरमाइन होता है लेवरेज से, और लेवरेज जो होता है वो फिक्स्ड कॉस्ट से यहाँ पर लेवरेज जो है वो जनरेट होता है। तो इसीलिए हमको ये फिक्स्ड कॉस्ट समझना पड़ेगा कि फिक्स्ड कॉस्ट क्या है। और ये जो इक्वेशन आप देख रहे हो वो बेसिकली फिक्स्ड कॉस्ट के यहाँ पर अटैच्ड है। और मैं आपको पूरी एक यहाँ पर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो डाउनलोड करके आपको ये सब चीज़ें कैलकुलेट करके भी दिखाऊंगा, ठीक है। अब फिक्स कॉस्ट में भी देखिए यहाँ पर क्या है, जनरली यहाँ पर आपको जो रेशियोज आगे पढ़ चुके हो आप, डेट टू इक्विटी और वो सब चीज़ें, तो उसमें क्या है, एक आपको पूरा ब्रॉडर पिक्चर दिखा देते हैं कि भाई इसने इतना डेट लिया है तो ये मतलब उसका इतना तो वो इंटरेस्ट का खर्चा आ ही जाएगा, ठीक है। तो आपको ऐसा ब्रॉडर ओवरव्यू रहता है। लेकिन आपको एक्चुअली में अगर आप ऐसा तोड़ मरोड़ के दिखोगे ना, तो आप ये जो खर्चे हैं वो बहुत अलग अलग टाइप के रहते हैं। तो वो चीज़ को भी आपको देखकर यहाँ पर काम करना पड़ता है कि ये सब को हटा के उसके बाद जो प्रॉफिट में फ्लक्चुएशन है वो किस तरीके से उसके अकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है। तो इस वजह से अब धीरे धीरे आपको सब पता चलेगा, ठीक है। ध्यान देना यहाँ पर। अभी देखिए यहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट है। फिक्स्ड कॉस्ट कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की होती है, ठीक है। फिक्स्ड ही है लेकिन ये 2 टाइप की आप उसको डिवाइड कर सकते हैं। एक तो है यानी कि देखो धंधे में आपने मशीनरीज लाई या फिर कुछ लाई तो उसका कुछ डेप्रिसिएशन होता है, ठीक है, तो वो तो होना ही है, ठीक है। फिर सैलरी है, वो सैलरी भी उसको देनी ही देनी है, तो वो भी एक फिक्स्ड कॉस्ट हो गया। फिर फाइनेंशियल कॉस्ट। फाइनेंशियल कॉस्ट यानी कि कुछ हमको धंधा करने के लिए हम फाइनेंस करते हैं, यानी कि हम लोन उठाते हैं, हम डिबेंचर करते हैं, प्रेफरेंस शेयर अलॉट करते हैं, तो उस पर क्या हमको करना पड़ता है, हमको इंटरेस्ट देना पड़ता है या फिर डिविडेंड देना पड़ता है। फिक्स्ड, वो फिक्स ही है। ये नॉर्मल वाला शेयर नहीं है, प्रेफरेंस वाला शेयर है, उसके ऊपर हमको क्या देना पड़ता है, डिविडेंड देना पड़ता है। हमारा जो इक्विटी वाला है उस पर आप डिविडेंड दो या ना दो वो उनकी मर्जी है, लेकिन यहाँ पर क्या है, वो फिक्स्ड है, वो देना ही देना है, आपको कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो ये अलग अलग टाइप से, तो ये है फाइनेंशियल वाले फिक्स्ड कॉस्ट और ये है आपके ऑपरेटिंग वाले फिक्स्ड कॉस्ट। यानी कि कोई धंधा ऑपरेट करने में जो आपका कुछ
जब ये देखिए डेप्रिसिएशन, मशीन चल रही है, सब चीज़ चल रही है, तो ऑपरेट होने के ऊपर यहाँ पर डेप्रिसिएशन उसका होता है। सैलरी भी होती है, और धंधे में कुछ वो एम्प्लॉयज़ वो काम करते हैं यहाँ पर, तो कुछ ऑपरेट हो रहा है यहाँ से, इसके ऊपर यहाँ पर आपकी जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो ये कहलाती है। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया। तो अब ये है, तो उसके ऊपर हम जो है वो क्या करेंगे, उसके ऊपर हम निकालेंगे कि अगर ये फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट है, मतलब धंधा चलाने के लिए जो फिक्स्ड कॉस्ट लगता है, ये लगता है धंधा चलाने के लिए, तो वो हमारा क्या कितना जा रहा है यहाँ पर, उसके ऊपर हमको कितना बेनिफिट होगा या कितना लॉस होगा अगर मूवमेंट आया सेल्स में, तो कुछ। फिर हम आते हैं फाइनेंशियल कॉस्ट पे, तो हमने धंधा चलाने के लिए कुछ फाइनेंसिंग की है, तो वो हम कितना लेंगे और वो कितना रहेगा, और उसमें तो फिर हमारा सेल्स के हिसाब से उसमें कितना हमको ऊपर नीचे प्रॉफिट में हमको देखने को मिलेगा। तो ये वो है। और एक होता है ये दोनों को मिला के कंबाइन, जो कितना यहाँ पर चेंजेस होगा, तो वो है। तो एक डिग्री ऑफ ऑपरेशनल लेवरेज जिसको हम डॉल बोलते हैं, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज जो डीएफएल बोलते हैं, और डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज जो डीसीएल बोलते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, सिर्फ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है उसको ही हम कंसिडर करते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम सिर्फ फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट को कंसिडर करते हैं, और इसमें क्या करते हैं, हम दोनों को कंबाइन कर देते हैं। ये हमने ये 3 टुकड़ों में इसलिए बांटा है ताकि हमको पता चले कि एक ऑपरेशनल के लिए हमको क्या खर्चा ज़्यादा आ रहा है, फाइनेंशियल करने में क्या आ रहा है, और किसी ने ज़्यादा यहाँ पर डेट ले रखा है, डेट की साइड में यहाँ पर ज़्यादा रहेगा, तो ये वाला यहाँ पर आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। ऑपरेशनल साइड में कुछ ज़्यादा यहाँ पर खर्चा आने लगा होगा, तो ये ऑपरेशनल साइड में आपको ज़्यादा आने देखने को मिलेगा, और फिर टोटल उसका कंबाइंड जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो अब इसका सीधा आपको इक्वेशन आपको बताता हूँ कि यहाँ पर डॉल है, उसका इक्वेशन है कंट्रीब्यूशन अपन ईबीआईटी, डीएफएल उसका ईबीआईटी अपन ईबीटी, और डीसीएल है उसका डीओएल अप इंटू डीएफएल। अभी ये जो है इक्वेशन, उसके हम बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। ठीक है, तो अगर वो डीप में जाना है तो आपको फिर वो सीए में, आप सीए इंटर में आपको फिर जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, लेवरेज। तो उसके अंदर फिर आपको ये सब आप अच्छे से डीप में पढ़ पाओगे कि यही क्यों आया। ठीक है, बेसिकली कंट्रीब्यूशन होता है वो आप देख लिए, कंट्रीब्यूशन इज़ द अमाउंट ऑफ अर्निंग रिमेनिंग आफ्टर ऑल द डायरेक्ट कॉस्ट हैव बीन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द रेवेन्यू। दिस रिमाइंडर इज अमाउंट अवेलेबल टू पे फॉर एनी फिक्स्ड कॉस्ट। तो ये बिजनेस की यहाँ पर जो एक लगता है वेरिएबल कॉस्ट को निकालने के बाद सेल्स करते उसमें से कुछ वेरिएबल कॉस्ट होते हैं, तो उसको अगर हम निकाल देते तो कितना कंट्रीब्यूशन गया। अब वेरिएबल कॉस्ट में आपको क्या बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि आपने 100 का यहाँ पर सेल किया, उसमें से 50 रुपये रॉ मटेरियल के लग गए। ठीक है, तो ये हमको यहाँ पर पहले से ही निकाल देना है। तो उसके बाद जो हमारा बचा 50, तो ये हमारा है कंट्रीब्यूशन। अब कंट्रीब्यूशन के बाद में हम जो है सैलरी माइनस करेंगे, डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, उसके बाद अगर हमने कोई इंटरेस्ट ले रखा है तो वो माइनस करेंगे। तो उसके बाद फिर हमारा ऐसा करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट चलेगा। तो हम चलो एक देख लेते हैं कि किस तरीके से करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एनएससी की वेबसाइट पर जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से मैं एक स्टेटमेंट यहाँ पर डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है, एक कोई केमिकल कंपनी का करता हूँ ताकि उसमें सब चीज़ें आए। ये जो है उसको मैंने, ये वाला स्टॉक है उसको मैंने अभी अभी अपने इंडेक्स से निकाला है, देखिए आप यहाँ पर। तो ये लक्ष्मी केमिकल है, उसको मैंने इसलिए निकाला है क्योंकि मेरे को यहाँ पर ये देखने को मिला, यहाँ पर जो रेशियो है वो यहाँ पर फेवर में नहीं आ रहे थे, वो अच्छे नहीं थे, इसलिए मैंने निकाला। तो वो भी आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने यहाँ पर क्यों निकाला। यहाँ पर डाउनलोड करने के लिए कॉर्पोरेट इन्फॉर्मेशन जाना पड़ेगा। उसके बाद आउटकम ऑफ द बोर्ड मीटिंग, जब भी वो कोई रिज़ल्ट आता है फाइनेंशियल, तो उसका टाइटल ऐसा होता है आउटकम ऑफ द बोर्ड मीटिंग। तो यहाँ से आप जो फिर है वो डाउनलोड करके देख सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे पास है, क्या है, उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। ठीक है, मैं यहाँ पर कैलकुलेटर निकाल लेता हूँ। अभी देखिए हम यहाँ पर लिखते हैं, चलो यहाँ पर लिखते हैं लक्ष्मी केमिकल। ठीक है, अब उसके सेल्स लिख लेते हैं, सेल्स कितना हुआ है। तो हम सेल्स में क्या है, टोटल इनकम कंसीडर करेंगे 6040.70, 6040.70, ये हो गया उसका सेल्स। अभी ये एडिशन करना था। ठीक है, फिर से करते हैं। ठीक है, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम, तो ये आपका क्या हो गया, वेरिएबल कॉस्ट है। तो यहाँ पर 3194.19, तो ये एक हुआ। उसके बाद परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड 492.68। हम वेरिएबल कॉस्ट जितनी भी है वो सब ढूंढते हुए वो कितनी टोटल हो रही है, 327
49.65 ये वाली परचेजिंग स्टॉक ट्रेड। अब ये हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि ये फिक्स्ड कॉस्ट है, ये भी फिक्स्ड कॉस्ट है, ये कंसिडर नहीं करेंगे, ये भी फिक्स्ड कॉस्ट है, ये कंसिडर नहीं करेंगे। अदर एक्सपेंसेस को हम यहाँ पर उसमें कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, उसके बाद हम एडिशन करते हैं 1435.13। तो हमारा टोटल कॉस्टिंग जो आया यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट जो निकली वो क्या है 5449.65। वो हम लिख लेते हैं यहाँ पर 5449.65, ठीक है। तो अब हम कंट्रीब्यूशन में क्या करते हैं, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करते हैं। तो सेल्स हम कितना है 6040.7 माइनस करेंगे 5449.65, तो ये आया हमारा कंट्रीब्यूशन 591.05। तो ये हमारा कंट्रीब्यूशन आ गया, ठीक है। अभी यहाँ पर देखिए EBIT, अभी EBIT यहाँ पर आपको ऑलरेडी यहाँ पर दिया नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हमको क्या आपको क्या दिया है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। यहाँ पर इंटरेस्ट का एक्सपेंस जो है वो उन लोगों ने डायरेक्ट, हम पहले EBIT लिख लेते हैं। EBIT हमारा कितना है 99.79, EBT 99.79, ये आपका क्या है EBT है, ठीक है। तो EBT क्या कैसे आता है, EBIT में से अगर आप इंटरेस्ट को माइनस करो तो EBT आता है। तो हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट को जोड़ देंगे क्योंकि हमारे पास इंटरेस्ट ऑलरेडी है। अब बोलोगे इंटरेस्ट कैसे है, तो अपने क्या लिखा 99.79, ये हमारा टोटल क्या आ रहा है बिफोर टैक्स आ रहा है। तो इसमें हम फाइनेंसिंग कॉस्ट जोड़ देंगे क्योंकि इंटरेस्ट किस पे लगता है, फाइनेंस वाली आइटम होती है उस पर इंटरेस्ट लगता है। तो फाइनेंसिंग कॉस्ट कितनी है हमारी 99.79 प्लस 40.33, तो ये हमारा आ गया EBIT 140.12। तो हमारे पास अब सारा डेटा अवेलेबल है, हमको इक्वेशन भी आ जाए। अब डॉल का फार्मूला क्या है, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, ठीक है। तो ये हम सीधा फार्मूला यहाँ पर कॉपी पेस्ट करेंगे तो हमारा आएगा 4.218, ठीक है। फिर DFL का फार्मूला क्या है EBIT अपॉन EBT, तो ये भी हमको मिल जाएगा। उसके बाद जो DCL करते हैं वो हम जनरली इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। ये यहाँ पर आएगा कि नहीं आएगा, ये भी आएगा, ठीक है। अभी PV रेशियो भी क्या है, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स, यानी कि कितना यहाँ पर आपको PV रेशियो भी आपको एक दिखा देता हूँ कि PV रेशियो क्या है, ठीक है। अभी PV रेशियो आप यहाँ पर देखिए, PV रेशियो क्या है, द प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड कंट्रीब्यूशन रेशियो, ठीक है। तो उसका इक्वेशन क्या है कि कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स, कंपनी कितनी प्रॉफिट जनरेट कर रही है सेल्स के ऊपर, तो वो कंसीडर करने के लिए हमको ये जो PV रेशियो है वो यहाँ पर देखना पड़ता है, ठीक है। तो अभी आप मेरे को यहाँ पर देखिए कि एक तो कंपनी यहाँ पर 4.2181 का उसका DOL है, 1.40.41 का उसका DFL है, और यहाँ पर DCL उसका ये मतलब कंबाइन उसका जो लेवरेज निकल कर आ रहा है 5.92 आ रहा है उसका, ठीक है। तो यानी कि अगर यहाँ पर आपका यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है कि 100 रुपये का आपका सेल हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर सेल आपका हो जाता है 200 रुपये, और सपोज़ ठीक है, सपोज़ 100 रुपये पे आपको हो रहा है नेट प्रॉफिट 20 का, ठीक है। तो अगर उसका DCL यहाँ पर 5.92 है तो यहाँ पर 20 मल्टीप्लाइड बाई ये 5.92, ठीक है। तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा 118.4, ठीक है। तो ये आपका प्रॉफिट इतने से बढ़ेगा, ठीक है। आपका प्रॉफिट तो यहाँ पर सेल्स कितना बढ़ा, 100 से 200 बढ़ा, आपका सेल सिर्फ 2 गुना बढ़ा है। तो उस हिसाब से आपका जो प्रॉफिट है वो नेट प्रॉफिट वो 20 का 40 होना चाहिए, लेकिन जो आपका प्रॉफिट है वो इतना ज़्यादा बढ़ता है, ठीक है। जब बढ़ता है तो लेकिन अगर आपका यही सेम केस अगर आप यहाँ से देखोगे तो अगर आपका सेल 200 से 100 हुआ ना, तो ये जो आपका प्रॉफिट है वो 118 का सीधा 20 हो जाएगा, ठीक है। तो वर्स्ट केस सिनारियो में ये जो है आपके अगेंस्ट में भी उतना ही जाएगा, यानी कि
इसका हम ये बोल सकते हैं कि जितना ज़्यादा आपका लेवरेज रहेगा, चाहे वो ये हो चाहे वो ये हो, कोई सा भी हो, डॉल, डीएफएल, आपको किसी भी टाइप का अगर आपके अंदर लेवरेज है, फिक्स्ड कॉस्ट, ये सब फिक्स्ड कॉस्ट के ऊपर ही तो है। तो जितना ज़्यादा आपके धंधे में फिक्स्ड कॉस्ट रहेगा, उतना ही ज़्यादा आपका बिजनेस में लेवरेज रहेगा। ठीक है। तो जब अच्छा होगा तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, जब बुरा होगा तो बहुत ज़्यादा बुरा होगा। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने उसको निकाला है। देखिए, ये एक चीज़ जब तक सेल्स बढ़ रहे हैं उसके तब तक तो ये बात ठीक है, लेकिन जब ये कम होना शुरू करेगा ना, तो यहाँ पर उसमें बहुत ज़्यादा पिटाई भी इतनी ही तेज़ी से होती है। और अगर मैं उसका प्रॉफिट तो यहाँ पर ये वॉल्यूम वाला रेशियो निकालता हूँ तो ये इतना कम है, यानी कि यहाँ पर मतलब कंपनी में कुछ है नहीं। अगर अब उसका आप स्क्रीनर पे भी देखोगे, ठीक है, तो उसका जो कैश फ्लो है वो यहाँ पर कम हो रहा है टाइम टू टाइम। ठीक है, उसका मैं आपको कैश फ्लो दिखाता हूँ। ठीक है, अभी कैश फ्लो पर ऑपरेटिंग देखिए, 196 का 106 हो गया, सीधा 106 का 46 हो गया। ठीक है, तो देखिए अब कैश फ्लो यहाँ पर कितने तेज़ी से यहाँ पर नीचे आ रहा है। वो नीचे क्यों आ रहा है यहाँ पर देखिए, ये इतना नीचे क्यों आ गया, क्योंकि उसका बिजनेस अभी यहाँ पर ठीक ठाक नहीं चला है। उसने खुद, ऐसा नहीं कि वो चोरी चोरी का यहाँ पर ऐसा कुछ छुपा रहे, उसके मैनेजमेंट ने खुद ही बोल दिया है कि यहाँ पर हमारा धंधा अभी ठीक से नहीं चलने वाला है। ठीक है, तो ये बात है। अभी अब बाकी का देखिए, तो यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ों में आपने देखा होगा कि ये देखिए कि आईटी के स्टॉक जितने भी हैं, ठीक है, ये तो उसका जो है वो आपको लेवरेज ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, अभी आप इन्फोसिस का देखिए, यहाँ पर 3.42, ये एल का देखिए 4.01। ठीक है, परसिस्टेंट का देखिए 5.25, KPIT 5.54। तो अब आप बोलोगे कि फिर आपने ये सब के क्यों रखे, इनके तो कितने ज़्यादा ये है। ठीक है, तो ये हमने इसलिए रखे, ठीक है, क्योंकि देखो इसका जो DFL है ना वो तो एकदम नॉर्मल है, मतलब जो उन्हों का जो मेजोरिटी वाला पोर्शन है ना वो DOL का है। ठीक है, और ये जो है वो DFL है, यानी कि जब देखो जब तक ये DFL आपके कंट्रोल में होता है ना, ये मतलब आपको दिखाता है क्योंकि फिक्स इंटरेस्ट वाली कितनी चीज़ें हैं, वो तो देना ही देना है। लेकिन जो डॉल है ना उसमें हम ये सैलरी वाला, डेप्रिसिएशन वाला, वो सब चीज़ें भी इंक्लूड करते हैं। और वो कंपनियां ना जानबूझ के थोड़ा सा ज़्यादा दिखाती है ताकि उनकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो और उनको टैक्स कम देना पड़े। ठीक है, तो वो सब चीज़ें यहाँ पर वो लोग करते हैं। लेकिन सपोज़ करो कि उनके अगर सेल्स यहाँ पर थोड़े मंदी आने लगे तो वो ले ऑफ भी तो करते हैं, वो सैलरीज को उसको निकाल भी तो उतनी देते हैं। ठीक है, तो ये जो है ना वो थोड़ा थोड़ा बहुत मैनेजेबल है, उतना भी नहीं है कि ऐसा। देखो सपोज़ इंडिया में तो यहाँ पर इतना यहाँ पर ले ऑफ्स होते नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कंपनी की सिचुएशन बहुत ख़राब जा रही है तो वो हो सकता है कि थोड़ा बहुत यहाँ पर मैनेज कर सके, या तो फिर डेप्रिसिएशन वो सब उसमें वो कर सकते। लेकिन उसके सामने आप यहाँ पर PV रेशियो देखिए, ये देखिए टाटा Elxsi 2.85 का यहाँ पर उसका डॉल है। यहाँ पर टोटल अगर हम देखने जाएंगे 2.90 का उसका लेवरेज जा रहा है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी देखिए उसके 81.52% प्रॉफिटेबिलिटी। KPIT टैग देखिए यहाँ पर 5.90, मतलब ये तो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, ख़राब टाइम आया तो ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर जाएगा। लेकिन उसका ये जो रेशियो है ना सेल्स के ऊपर प्रॉफिट निकालना, वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आईटी कंपनीज में आपने देखा होगा जो भी सर्विस बेस्ड है उसमें प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पर आपका अच्छा निकलता है। यहाँ पर हालांकि वो आप वो देखने जाओगे तो कम हो जाता है क्योंकि ये सब का खर्चा निकालने के बाद, लेकिन एट द एंड यहाँ पर आपकी प्रॉफिटेबिलिटी है ना वो सेल्स के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा अच्छी निकल के यहाँ पर आती है। परसिस्टेंट सिस्टम का देखिए 5.45, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी 78.43। ठीक है, लेटेंट व्यू में देखिए, लेटेंट व्यू में 2.93 लेवरेज, लेकिन प्रॉफिट यहाँ पर 90.11%, मतलब क्या कमाल की कंपनी है। सब कंट्रोल में, यहाँ पर लेवरेज भी बहुत ठीक ठाक है और यहाँ पर ये भी यहाँ पर
प्रॉफिट अच्छा मेंटेन यहाँ पर वो लोग कर रहे हैं, तो वो एक लेवरेज की बेसिस पे जज करने वाली बात है। और भी बाकी जो है ROIC, ROI वो सब चीज़, और उसके बाद भी बाकी के जो भी हम यहाँ पर आने वाले टाइम में भी पढ़ने वाले रेशियोज, वो भी हमको देखने होते हैं। और जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो ये सबको आपको एक कंसिडर करना होता है। ऐसा नहीं कि आप बस आपने ये देख लिया तो उसके बेसिस पे ही यहाँ पर आपने डिसीजन ले लिया। ठीक है, अभी मैं लक्ष्मी ऑर्गेनिक का दिखाऊं तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक आपने देखा होगा उसके शेयर की प्राइस में क्या हुआ है। ठीक है, ये ओपन करता हूं मैं ट्रेडिंग व्यू और एलेक्स कैम, तो ये आएगा लक्ष्मी ऑर्गेनिक। और अब लक्ष्मी ऑर्गेनिक का देखिए वीकली चार्ट है। ये थैंकफुली ये मैंने तो इतने टॉप प्राइस पे जब भाग रहा था तब नहीं लिया था, लेकिन अगर आप टॉप से देखोगे ना तो टॉप से ये स्टॉक ऑलमोस्ट 55% यहाँ पर क्रैश हो चुका है अभी। यहाँ पर ये इतना भयंकर यहाँ पर ये क्यों क्रैश हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर उसकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो यहाँ पर कम हो रही है। ठीक है, ये जो स्टॉक है उसको मैंने कहीं नीचे कहीं पे ही लिया था यहाँ पर इतने के आसपास में, लेकिन बाद में मैंने उसको जो है अभी लॉस में निकाल दिया है। ठीक है, क्योंकि अभी सिचुएशन उसके फेवर में नहीं है, और ये जो साल रहेगा वो भी मैनेजमेंट ने बोला है कि यहाँ पर अच्छा नहीं जाने वाला है। तो हो सकता है इन द फ्यूचर अगर जब बाद में अगर फिर भी थोड़ा बहुत मैनेजेबल होता है तो वो बाद में आज चेंज मैं कर सकता हूँ, क्योंकि जो मैं अपने इंडेक्स में वो बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज करता हूँ यहाँ पर। ठीक है, वो भी मार्केट कंडीशन के हिसाब से जो है वो ऐड इन क्या करना है क्या नहीं करना है वो सब चीज़ें यहाँ पर मैं करता हूँ। ठीक है, और जैसे कि देखिए आप पीवी रेशियो में आप देखिए डिक्सन का बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पर उनका जो है यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनियाँ है, ये मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनियाँ होती है उसका जो है वो पीवी रेशियो कम ही रहता है। ठीक है, क्योंकि उसका जो मार्जिन रहता है वो बहुत यहाँ पर कम रहता है, तो इसीलिए उसका जो है वो यहाँ पर जो पीवी रेशियो है वो यहाँ पर कम है। ठीक है, लेकिन हालांकि क्योंकि उसका जो DOL और DFL जो है वो थोड़ा बहुत मैनेजेबल है, इसलिए वो अभी भी यहाँ पर है। लेकिन आपको ये पता चला कि इसका प्रॉफिटेबिलिटी कम है और लेवरेज थोड़ा बहुत है, तो आपको क्या है कि वेटेज देने में आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। अभी सपोज़ कीजिए कि आपने IT में यहाँ पर वेटेज अभी दिया है, अभी अभी के केस में क्या है कि IT प्रॉफिट अच्छा बना रही है। ठीक है, उसका ये अच्छा रेशियो है, तो जब तक IT के सेल्स बढ़ेंगे तो इतने गुना से बढ़ेंगे उसका प्रॉफिट। ठीक है, तो ये समझो, तो जब तक IT के सेल्स बढ़ रहे तब तक आपको IT में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रखना है। लेकिन जैसे ही उसके सेल्स में आपको गिरावट दिखने शुरू हुई, समझो वहाँ से आप धीरे धीरे करके निकलना शुरू करो, क्योंकि लेवरेज जितनी अच्छी तरीके से यहाँ पर सपोर्ट करता है तो ख़राब टाइम में ख़राब तरीके से भी उतना ही सपोर्ट करता है, दोनों साइड में जाता है लेवरेज। तो ये चीज़ है। तो आई होप कि आपको जो है लेवरेज का पूरा कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया होगा। हाँ, ये इक्वेशन वाला पार्ट है वो आपको अगर इतना क्लियर नहीं हुआ होगा, लेकिन इक्वेशन है वो आप यहाँ पर जो है वो रिमेंबर कर सकते हो। मैंने आपको जो है वो किस तरीके से कैलकुलेट करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। अभी देखिए DFL में कुछ बैंकिंग स्टॉक्स है। ठीक है, तो बैंकिंग के केस में ये DFL 1 रहेगा। 1 क्यों रहेगा, क्योंकि उनका धंधा आप बोलोगे वो तो RBI से बोरो करके यहाँ पर, या फिर कुछ तो यहाँ पर इस तरीके से यहाँ से बोरो करके वहाँ आप भी दूसरे को लोन, उनका धंधा ही फाइनेंसिंग का है। ठीक है, तो उसके केस में जो भी ये सब खर्चा आप वो गिन रहे हो ना वो सब ऑपरेटिंग में चला जाएगा, ऑपरेटिंग वाला फिक्स कॉस्ट में चला जाएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर जो DFL है उसका क्या रखा है, 1 रखा है। ठीक है, हो सकता है इनिशियल केस में कुछ लोन वोन क्या कुछ हो, कुछ भी यहाँ पर, लेकिन एट दी एंड अगर आप यहाँ पर टाइम के बाद आप देखोगे तो वो सब TOL में कंसिडर करो। अब यहाँ पर आप यहाँ चाहे इसमें कंसिडर करो या चाहे इसमें कंसिडर करो, लेकिन आपका जो मेन होता है वो यहाँ पर DCL होता है। ठीक है, अब DCL आप निकाल लोगे तो ये आपका पूरा कंपनी का ओवरऑल जो लेवरेज है वो यहाँ पर आपको दिखा देगा। ठीक है, तो आपने कुछ चीज़ें यहाँ पर इंक्लूड नहीं की लेकिन आपने यहाँ कर दी है, ऐसा कुछ कुछ चीज़ करोगे ना तो यहाँ पर चल जाएगा। ठीक है, या तो फिर आपको ये सब चीज़ें नहीं करनी तो आप डायरेक्टली उसका ये जो फार्मूला है, तो इसका एक और फार्मूला है तो वो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आएगा, आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो अगर आपको ऐसा ही वीडियोस यहाँ पर चाहिए तो मेक श्योर कि आप यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियोस लंबे जा रहे हैं, थोड़े से बोरिंग हो रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ पर जो बाकी लोग जो बहुत महंगे महंगे कोर्सेज लेकर भी आपको नहीं सिखा रहे
वो चीज़ मैं यहाँ पर आपको सिखाने की ट्राई यहाँ पर कर रहा हूँ, जो कि आपको एक्चुअली में आपको इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेडिंग में यहाँ पर आपको हेल्प करेगी। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, भारत माता की जय।